गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए हमारा कॉमन टॉपिक चल रहा है एयर व एरोमेटिसिटी, और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर इस चैप्टर का नाम रख दिया एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे थे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये कर रहे थे, यानी कि एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर हमने नाइट्रीकरण की क्रियाविधि, सल्फोनीकरण की क्रियाविधि, हेलोजनीकरण की क्रियाविधि, मर्क्यूरीकरण की क्रियाविधि और फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण की क्रियाविधि या फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया था हमारा। 5 रिएक्शन हो गई थी। अब हम 6 नंबर और लास्ट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन या एसिलीकरण की क्रियाविधि और या फिर इसको बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की क्रियाविधि की बात करें हम, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास ये बेंजीनिंग, और इस बेंजीनिंग के साथ हम CH3COCl इसको बुलाता है एसिटिल क्लोराइड या एसिटाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम AlCl3 की उपस्थिति में, तो बेंजीनिंग पर COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है, COCH3 ग्रुप जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाती है, और इसको बुलाता है एसीटोफिनोन। क्या बोला जाता है भाई? एसीटोफिनोन। तो जब बेंजीन की एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो रिएक्शन करवाने पर AlCl3 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होता है? एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई? एसीटोफिनोन। कैसे प्राप्त होता है, इसके मैकेनिज्म पर हम बात करते हैं। सबसे पहले एसिटिल क्लोराइड इसकी AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये एसिटिल क्लोराइड क्या करता है? इस Cl के साथ जुड़ने की कोशिश करता है, और AlCl3 इस पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज और इस पे आंशिक नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, ये बनता है। लास्ट में CH3CO पॉजिटिव में चेंज हो जाता है और AlCl4 नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब हमें CH3CO पॉजिटिव प्राप्त हो गया। CH3CO पॉजिटिव यहाँ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं की तरह कार्य कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन रिंग के साथ रिएक्शन करेगा CH3CO पॉजिटिव, और स्लो स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है, और यहाँ पर इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज आता है और COCH3 और इधर H जुड़ा होता है, और इसको बोला जाता है व्हीलैंड मध्यवर्ती। क्या बोला जाता है? व्हीलैंड मध्यवर्ती। और लास्ट में फिर H पॉजिटिव बाहर निकल जाता है
और बेंजीनिंग पर COCH3 जुड़ जाता है, और जब COCH3 इसके ऊपर जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, एसीटोफिनोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण की क्रियाविधि जिसके अंदर हम एसिटिल क्लोराइड के साथ बेंजीनिंग की रिएक्शन करवाते हैं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में HCl बाहर निकल जाता है। जब एसिटिल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है तो ये CH3CO पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनाता और Cl4 नेगेटिव बाहर निकल जाता है। और जब बेंजीन CH3CO पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करती है स्लो स्टेप में तो एक वीलैंड मध्यवर्ती का निर्माण होता है, H पॉजिटिव बाहर निकलता है और हमें COCH3 प्राप्त हो जाता है, और जिसको बोला जाता है एसीटोफिनोन। इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मैकेनिज्म के जो 6 टाइप थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, और इसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम काम में लिया जाता है। उसकी बात करते हैं हम। इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख, इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा परिच्छेदी का आरेख। ऊर्जा परिच्छेदिका आरेख। तो जो इलेक्ट्रॉन से नई प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमने की है उसके लिए एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम काम में लिया जाता है। जैसे इस तरीके से बनाते हैं अपने, यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी काम में लेते हैं, यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर की बात करते हैं, या अभिक्रिया वेग कह सकते हैं, अभिक्रिया दर। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। ये आरेख इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्टेंट एक तो हमारे पास बेंजीनिंग होती है और प्लस में एक इलेक्ट्रॉन से नहीं होता। ये TS1 स्टेट होती है, यहाँ पर ये बेंजीनिंग के साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं धीरे धीरे जुड़ रहा है, और ये H है हमारे पास। ये यहाँ पर इसको बोला जाता है व्हीलैंड मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट, और ये TS2 स्टेट ट्रांजिशन स्टेट नंबर फर्स्ट, संक्रमण अवस्था पहली और संक्रमण अवस्था दूसरी, और इसके बीच में बनता है इंटरमीडिएट। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। तो हमेशा ही 2 ट्रांजिशन स्टेट के मध्य एक इंटरमीडिएट बनता है, और इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये E जुड़ जाता है और ये H, और अगली अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन से नहीं तो जुड़ गया और ये धीरे धीरे H बाहर निकल रहा है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो ये बनता है कि बेंजीनिंग पर E जुड़ जाता है, यानी कि उत्पाद का निर्माण होता है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स में विक्रिया के लिए इस तरीके का काम में लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ टॉपिक कंप्लीट हुआ है। यहाँ से ये टॉपिक की शुरुआत होती है, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रख दिया BSc B.Ed सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बहुत सारा बाकी है। नेक्स्ट टॉपिक है सक्रिय कारक एवं निष्क्रिय कारक युक्त प्रतिस्थापी।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक युक्त, या अपने सक्रिय कारक या निष्क्रिय कारक युक्त प्रतिस्थापी, या फिर इनको बोला जा सकता है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग व डीएक्टिवेटिंग युक्त प्रतिस्थापी या एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, सक्रिय कारक मतलब, सक्रिय का मतलब एक्टिव और निष्क्रिय का मतलब होता है डीएक्टिव। तो सक्रिय कारक का मतलब ये है कि ऐसा ग्रुप जो बेंजीनिंग पर जुड़ा हुआ है और वो बेंजीनिंग को क्या कर रहा है? सक्रिय कर रहा है, उसको एक्टिव बना रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा? सक्रिय कारक हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? एक्टिव का मतलब बेंजीनिंग पर हम एक ऐसा ग्रुप जोड़ देंगे जो बेंजीनिंग की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, उसके स्थायित्व को बढ़ा देगा, उसे सक्रिय कर देगा, उसे एक्टिव कर देगा, वो ग्रुप कौन सा होगा? सक्रिय कारक। और निष्क्रिय कारक इसका उल्टा, कि बेंजीनिंग पर हम ऐसा ग्रुप जोड़ दें जो क्या कर रहा है? बेंजीनिंग को निष्क्रिय कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को घटा रहा है, उसको निष्क्रिय कर देगा। इसका मतलब वो कारक कौन सा होगा? निष्क्रिय कारक होंगे। तो सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक पढ़ने से पहले हम हमारे जो बेंजीनिंग पर कौन से इफेक्ट पड़ सकते हैं उन इफेक्ट की बात करते हैं। वैसे मैंने करवाए हुए हैं, फिर भी एक तो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, आई प्रभाव जिसको बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। आई प्रभाव दो टाइप का होता है, थोड़ा सा ये कर लेंगे ना पहले तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। आई प्रभाव एक तो प्लस आई हो जाएगा और एक हो जाएगा माइनस आई प्रभाव, ठीक है। तो प्लस आई का मतलब कोई भी बेंजीनिंग है उस पर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है मान लो बेंजीनिंग के ऊपर, ठीक है। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, और इलेक्ट्रॉन देने पर इस बेंजीनिंग पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके आधार पर हम स्टेबिलिटी को क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। मान लो इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और अन्यथा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और माइनस आई प्रभाव क्या करता है? किसी भी कार्बन के साथ जैसे Cl जुड़ा है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचता है। मान लो बेंजीनिंग है और बेंजीनिंग के ऊपर कोई भी कार्बन जुड़ा हुआ है और इसके साथ Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो बेंजीनिंग के पास में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा ना। तो जो प्लस आई और माइनस आई होते हैं वो इस तरीके का प्रभाव शो करते हैं। बाकी हम टॉपिक वाइज सक्रियकारी निष्क्रियकारी करेंगे तब पता चल जाएगा। थोड़ा सा मोटा सा रूप समझ लो। और एम प्रभाव क्या होता है? एक एम प्रभाव होता है मेसोमेरिक इफेक्ट जिसको बोलते हैं। एम प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस एम होता है और एक माइनस एम होता है, ठीक है। अगर हमारे पास बेंजीनिंग है और उस बेंजीनिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? लोन पेयर वाला कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो आंशिक नेगेटिव और आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे समूह क्या होते हैं? हमेशा ही ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। आने वाला ग्रुप कहाँ पर जोड़ेंगे? ऑर्थो और पैरा पर जोड़ेंगे ना, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। और अगर हमारे पास में बेंजीनिंग है ऐसी और उस बेंजीनिंग के साथ कोई भी डबल बॉन्ड वाला ग्रुप जुड़ा है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो बेंजीन वलय का जो बेंजीन वलय है उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और बेंजीन वलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है
तो आने वाला ग्रुप ऑर्थो पैरा पर तो जुड़ ही नहीं सकता, फिर कहाँ जुड़ेगा, मेटा पर जुड़ेगा। तो ऐसे जो समूह होते हैं वो हमेशा ही मेटा निर्देशकारी होते हैं। क्या होते हैं? मेटा निर्देशकारी होते हैं। ये चीज़ आपको कहीं नहीं लिखी हुई मिलेगी, कौन सी किताबों में चले जाना तो इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको, कहीं भी ऐसे इस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आई प्रभाव क्या होता है और एम प्रभाव क्या होता है वो बताया है कि प्लस एम वो होता है जिसके अंदर इस तरीके से हम शो करेंगे तो हमें पता चल जाएगा और चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो बेंजीन विलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है और यहाँ पर बेंजीन विलय का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पर आ रहे हैं तो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे, इसमें मेटा निर्देशकारी होंगे क्योंकि ऑर्थो पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की पहले से कमी है तो आने वाला ग्रुप जुड़ ही नहीं सकता। तो फिर कहाँ जुड़ेगा? मेटा पर जुड़ेगा और मेटा पर जुड़ेगा तो वो मेटा निर्देशकारी हो जाएंगे। ये हमने एक छोटा सा रूप किसका पढ़ा? आई प्रभाव का और एम प्रभाव का, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर ली। अब हम सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक युक्त प्रतिस्थापित पर आते हैं। सक्रिय कारक वो होते हैं जो व्यंजनिंग को सक्रिय कर देते हैं और निष्क्रिय वो होते हैं जो निष्क्रिय कर देते हैं। मान लो पहला हम करते हैं प्लस आई प्रभाव, पहला बेंजीनिंग पर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं? प्लस आई प्रभाव या अतिस्युग्मन, अतिस्युग्मन, अतिस्युग्मन यानी कि प्लस आई इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन या हाइपर कंजुगेशन। या तो प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा हो या फिर क्या हो रहा है? हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, कंजुगेशन। या तो प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा हो या कंजुगेशन हो रहा हो। और कई बार क्या होता है दोनों इफेक्ट साथ ही पड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये बेंजीनिंग है हमारे पास, ठीक है, और ये बेंजीनिंग इस तरीके से, ये कार्बन CH3 ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या है? टोलुइन है, इसको वैसे क्या बोल सकते हैं? टोलुइन बोल सकते हैं अपने, ठीक है। अब देखो CH3 ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे देंगे तो बेंजीन का इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाएगी। और जो बेंजीनिंग पर जुड़ा हुआ क्या होता है? एल्फा कार्बन होता है और एल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए क्या होते हैं? एल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये बेंजीनिंग ये एल्फा कार्बन हो गया तो ये एल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे और एल्फा हाइड्रोजन क्या करते हैं? अतिस्युग्मन शो करते हैं। क्या करते हैं? अतिस्युग्मन शो करते हैं, अतिस्युग्मन। और अतिस्युग्मन की वजह से भी क्या होती है? स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो एल्किल समूह का बेंजीन पर क्या पड़ रहा है? प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है और प्लस आई प्रभाव पड़ने पर और साथ में एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है और एल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने से अतिस्युग्मन प्रभाव पड़ रहा है और दोनों ही प्रभाव की वजह से बेंजीनिंग का क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। ये क्या कर रहे हैं? बेंजीनिंग को सक्रिय कर रहे हैं, स्थायित्व को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इनको सक्रिय कारक कहा जा सकता है। लेकिन अगर हमारे पास में यहाँ एक और बेंजीनिंग ले लें और इस पे कार्बन जोड़ दें और इसके साथ CH3 जोड़ दें और इसके साथ CH3 जोड़ दें और ये CH3 जोड़ दें, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है ना, प्लस आई प्रभाव पड़ रहा है तीनों का। लेकिन ये कार्बन एल्फा है और एल्फा के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एल्फा हाइड्रोजन, तो अतिस्युग्मन नहीं होता, अतिस्युग्मन नहीं हो रहा, अतिस्युग्मन नहीं हो रहा। तो अब आप बताओ ये क्या कर रहे हैं? बेंजीनिंग को सक्रिय कर रहे हैं क्या? मतलब प्लस आई प्रभाव तो पड़ रहा है अतिस्युग्मन। अगर इन दोनों की तुलना की जाए कि टोलुइन और तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन की अगर तुलना की जाए तो दोनों की तुलना करने पर जो टोलुइन होती है उसकी क्रियाशीलता अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि टोलुइन के अंदर CH3 का प्लस आई प्रभाव भी पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो,
और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी 3 प्रेजेंट है। तो अतिश युग्मन शो करेंगे और अतिश युग्मन शो करके जितने ज़्यादा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं अल्फा हाइड्रोजन परमाणु वो उतनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, और जो जितनी ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाती है। इसलिए टोल्यूइन तृतीयक ब्यूटिल लिथियम तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन की तुलना में क्या होगी, ज़्यादा स्थायी होगी, क्योंकि यहाँ प्लस आई प्रभाव तो पड़ रहा है पर अतिश युग्मन नहीं है, और अतिश युग्मन नहीं है यानी कि हाइपर कंजुगेशन नहीं है, तो अनुनाद शो नहीं करेगा। अनुनाद शो नहीं करेगा तो अनुनादी संरचनाएं शो नहीं होंगी, अनुनादी संरचनाएं शो नहीं होंगी तो स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास का यही समापन करते हैं। धन्यवाद।